बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के साथ एनालिटिकल रीजनिंग का बेसिक ओवरव्यू, बेसिक प्रैक्टिस, उसके बाद मैंने आपको सिंबलाइजेशन सिखाई कि किस तरह से आप जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसके सिंबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एनालिटिकल गेम्स के कंपोनेंट्स, उसकी टाइप्स भी सिखाई। फिर मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 2 और 3 करवाया कि आप सिंबल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन को सिंबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेज की तरफ जा रहे हैं और ये वीडियोस को इस सीक्वेंस में बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जिन्हें एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की समझ नहीं आती, वो अगर तरतीब में वीडियोस को देखें, शुरू से लेकर अब तक की वीडियोस को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखें, तो उनकी एनालिटिकल रीजनिंग में ग्रूमिंग होती जाएगी, मैच्योरिटी आती जाएगी। क्योंकि ये वो पार्ट है कि जिस पे अगर थोड़ी सी ग्रिप बना ली जाए तो आप बड़ी आसानी से अपने गैट सब्जेक्ट, गैट जर्नल, हैट, HEC का जो हैट टेस्ट होता है, इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट टेस्ट यूसैट के नाम से जो HEC वाले लेते हैं, MPhil या PhD का जो एंट्री टेस्ट है, और डिफरेंट किस्म के जितने भी एंट्री टेस्ट हैं जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग शामिल की जाती है, उनको बड़ी आसानी से और बड़े इफ़ेक्टिवली और बड़ी एक्यूरेसी के साथ आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इससे पहले वाली वीडियोस को लाजमी देखें ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस पर ग्रिप बना सकें और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एंट्री टेस्ट में परफॉर्म कर सकें। तो आते हैं आज के पहले रिव्यू क्वेश्चन 1 की तरफ कि आप किस तरह से एनालिटिकल रीजनिंग की जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिव्यू क्वेश्चन 1 है, इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं। इफ़ ए सेलेक्टेड देन बी मस्ट बी सेलेक्टेड। अगर मैं इसको सिंबलाइज करूं तो अगर ए सेलेक्ट होगा तो बी भी सेलेक्ट होगा। ठीक है, सिंबल्स हमने यूज़ करना सीखे थे लाइक दिस। ये हमारे पास एक सिंबल है। सो अगर ए सेलेक्ट होगा तो बी भी सेलेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बी सेलेक्ट हो तो ए भी सेलेक्ट हो। इसका मतलब ये होता है स्टेटमेंट का, यानी ए आया तो बी लाजमी आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बी आए तो ए भी लाजमी आए, क्योंकि इस स्टेटमेंट में सिर्फ ए से बी की डायरेक्शन वाजिया की गई है, बी से ए की डायरेक्शन वाजिया नहीं की गई। ठीक है, आगे वो कहता है इफ़ बी इज़ सेलेक्टेड देन सी कैन नॉट बी सेलेक्टेड। अगर आपने बी को सिलेक्ट किया, ठीक है, एक ही ग्रुप के लिए, तो उसमें फिर सी नहीं आ सकता। ठीक है, यानी जिस ग्रुप के लिए आपने बी को सिलेक्ट किया है उसी ग्रुप में सी नहीं आ सकता। ये तो हो गई उनकी सिंपलाइजेशन। अब हमने पॉसिबिलिटीज़ को देखते जाना है। हमारे सामने कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताई हुई हैं, इसमें से ट्रू और फॉल्स को देखना है हमने कि ट्रू और फॉल्स कौन सी हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी पर आते हैं। अगर हम इस पॉसिबिलिटी को गौर से देखें तो ज़रा देखिएगा, हमारी कंडीशन कहती है कि अगर ए आया तो बी भी आएगा, तो ए आया तो बी आ गया है। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर बी आया तो सी नहीं आना चाहिए, तो बी आया है लेकिन साथ में सी भी आया हुआ है। इसका मतलब है हमारी सेकंड कंडीशन वायलेट हो रही है, तो इसलिए इसको फॉल्स कर देंगे। ये फॉल्स हो गया है, एज सेकंड कंडीशन वायलेट्स। ठीक है जनाब, ये हमारी पहली फॉल्स हो गई। उसके बाद ए और सी क्या आ सकते हैं इकट्ठे? तो हमारी कंडीशन के मुताबिक अगर ए आया तो बी भी आना चाहिए। ठीक है, ए आया तो बी भी आना चाहिए। अगर यहाँ पर देखें तो ए आ रहा है लेकिन बी मौजूद नहीं है, तो पहली कंडीशन वायलेट। दूसरा, बी अगर आता है तो उसके साथ सी नहीं आ सकता, तो ये तो ठीक है सी, लेकिन जाहिर है ए के साथ बी का आना लाजमी है, तो ये भी फॉल्स हो गई। ठीक है, एज फर्स्ट कंडीशन वायलेट्स। ठीक है जनाब, पहली कंडीशन हमारी वायलेट हो रही है। उसके बाद बी और सी को देखें, क्या बी और सी इकट्ठे आ सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि बी और सी
जब हम सिम्बलाइज़ करते हैं तो उसने कहा था कि बी और सी जो है वो इकट्ठे नहीं आ सकते। तो इसमें सेकंड कंडीशन वायलेट हो रही है, तो ये भी फॉल्स हो गया, एज सेकंड कंडीशन वायलेट्स। ठीक है जनाब। उसके बाद ए एंड बी, ए के साथ बी आ सकता है, ठीक है, तो पहली कंडीशन एक्सेप्ट हो रही है, बी के साथ सी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर बी है लेकिन सी मौजूद नहीं है, इसका मतलब है दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं, ठीक है, तो इसको हम ट्रू लिखेंगे, एज बोथ कंडीशंस फुलफिल। ठीक है, आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब है आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो ठीक है। उसके बाद सी है, ठीक है, ए के साथ बी का आना लाजमी है, बी और सी इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है, तो सी अकेला आ सकता है, ठीक है, इवन बी भी अकेला आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे छठी कंडीशन लगाता तो सी अकेला आ सकता है, बी भी अकेला आ सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप में आ सकते हैं, तो ये भी आपकी ट्रू हो जाता है, एज सेकंड कंडीशन फुलफिल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं ले आता हूँ छठे नंबर पे बी को ले आता हूँ, तो हमारी पहली कंडीशन ये थी कि ए आएगा तो बी लाजमी आना है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था कि बी आएगा तो ए ने लाजमी आना है, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाती है, एज बोथ कंडीशंस फुलफिल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अकेले ए को लिखता हूँ, अकेले ए को लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या अकेला ए आ सकता है? ए के साथ बी मस्ट आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स, एज फर्स्ट कंडीशन वायलेट। ठीक है जनाब। सो ये हमारा फर्स्ट रिव्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूँ आपको इस रिव्यू क्वेश्चन की समझ आई होगी। याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चीज़ों को जितने अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिसाइज करते जाएंगे, आपको ये समझ आती जाएगी कि ट्रू और फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये अभी इंटरमीडिएट लेवल पे मैं पहुंचा हूँ। इससे आगे एडवांस लेवल है जहाँ पे मैं डायरेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाऊँगा। तो इन वीडियोस को ज़रा ध्यान से देखें, और इन वीडियोस को ध्यान देखने से पहले आप इससे पहले वाली जो सिंबल्स वाली वीडियोस हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, उन्हें ध्यान से देखें, ठीक है, ताकि आप बेसिक्स अपने क्लियर करके फिर इस लेवल पे रिव्यू क्वेश्चंस पे पहुँचें, तो आप काफ़ी हद तक आप मोर देन 50% जो है वो अपनी ग्रिप बना चुके होंगे रिव्यू क्वेश्चंस पे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी मज़ीद जो ग्रिप है उसका पता चल सके कि आप कितने अच्छे तरीके से एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। जज़ाकल्लाह।